हेलो स्टूडेंट्स। आज अपनी क्लास 8th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 उपनिवेशवाद और शहर, इस अध्याय को पढ़ेंगे। एक शाही राजधानी की कहानी। शाही राजधानी कौन सी? दिल्ली। उसकी कहानी अपने वो इसमें पढ़ेंगे। उपनिवेशवाद और शहर। औपनिवेशिक शासन में शहरों का क्या हुआ? उपनिवेशवाद होता क्या है? कोई दूसरी कंट्री अपना व्यापार बढ़ाने के लिए किसी दूसरे देश पर कब्जा कर लेती है और उसका कंट्रोल अपने हाथ में लेती है, अपना उपनिवेश बना लेती है, अपना रुपया वहाँ पर निवेश करेगी और वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट प्राप्त करेगी, तो उसको उपनिवेश बोलते हैं उसका। जैसे अपना भारत था, वो ब्रिटेन का एक उपनिवेश था, ठीक है। तो औपनिवेशिक शासन, जब ईस्ट इंडिया यानी ब्रिटेन का शासन अपने देश पे था, तो उस समय जो शहर थे अपने भारत में, उनका क्या हुआ, इसका अध्ययन कर रहे हैं अपने। औपनिवेशिक शासन में शहरों का क्या हुआ। आप पीछे देख चुके, ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बाद गांव का जीवन किस तरह से बदल गया। जैसे ही ब्रिटिश सत्ता स्थापित होगी भारत में, तो गांव का जीवन था उसमें किस प्रकार से बदलाव हुआ, ये अपने पीछे देख लिया है। इसी समय शहरों में क्या हो रहा था, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के कस्बे या शहर की चर्चा करेंगे। तो शहरों में क्या हो रहा होगा, तो ये किस पर निर्भर करता है कि अपने किस कस्बे या शहर की बात करते हैं। मदुरै जैसे मंदिरों के शहर का इतिहास ढाका जैसे उत्पादन शहरों या सूरत जैसे बंदरगाह या एक साथ कई तरह के काम करने वाले कस्बों से बिल्कुल अलग मिलेगा। क्योंकि मदुरै शहर है वो मंदिरों के लिए जाना जाता है, ढाका है वो उद्योगों के लिए जाना जाता है, सूरत है वो बंदरगाह के लिए जाना जाता है। और एक तो ये शहर जो अलग अलग अपने किस शहर की बात कर रहे हैं, तो सभी में अलग अलग उसका आंसर आएगा। पश्चिमी विश्व के ज़्यादातर भागों में आधुनिक शहर जो है औद्योगिकरण के साथ साथ सामने आए। पश्चिमी यानी उस समय ब्रिटेन यहाँ आया था, पश्चिमी विश्व है, पश्चिमी देश थे, ज़्यादातर भागों में क्या था, आधुनिक शहर औद्योगिकरण के साथ सामने आए, यानी नए शहर बन रहे थे औद्योगिकरण के कारण। ब्रिटेन में लीड्स और मैनचेस्टर जैसे औद्योगिक शहर 19वीं और 20वीं शताब्दी में तेज़ी से फैले। ब्रिटेन में दो औद्योगिक शहर बने, लीड्स और मैनचेस्टर, क्योंकि बहुत सारे लोग नौकरी, मकान और अन्य सुविधाओं की उम्मीद में इन शहरों की तरफ आ गए, ठीक है ना। गांव में रोजगार कम हो गया, तो लोगों ने रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर दिया और यहाँ पर नए आधुनिक शहर बन रहे थे। लेकिन 19वीं सदी में भारतीय जो शहर है वो पश्चिमी यूरोप के शहरों की इस तरह तेज़ी से नहीं फैले। अब भारत के जो शहर थे, जो पश्चिम में शहर तेज़ी से फैल रहे थे औद्योगिकरण के कारण, वैसा भारत के अंदर नहीं था। ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या कारण था? अब देखो, 18वीं सदी के आखिर में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास का महत्व प्रेसिडेंसी शहरों के रूप में तेज़ी से बढ़ रहा था। अब 18वीं शताब्दी है, उसके आखिर में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, यानी उसी समय अपने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसका प्रभाव पूरी तरह से छा गया था। तो ये तीन शहर मुख्य थे जो प्रेसिडेंसी शहरों के रूप में बढ़ रहे थे। इन पर पूरी तरह कंट्रोल था किसका? ब्रिटेन का। अब प्रेसिडेंसी क्या होता है? शासन की सुविधा के लिहाज से औपनिवेशिक भारत को तीन प्रेसिडेंसी बम्बई, मद्रास और बंगाल में बांट दिया गया। ये तीनों प्रेसिडेंसी सूरत, मद्रास और कलकत्ता में स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्रियों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। व्यापारिक चौकियाँ उनको ध्यान में रखकर बनाई गई थी, यानी पूरे भारत में कंट्रोल करेंगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो किन से करेगी? तीन शहर बना लिए उसके लिए, बम्बई, मद्रास और बंगाल। उसी समय बहुत सारे दूसरे शहर कमज़ोर पड़ते जा रहे थे। जब ये तीन शहर ज़्यादा ताकतवर बन रहे थे, उस समय भारत के दूसरे शहरों कमज़ोर पड़ते जा रहे थे। खास चीज़ों के उत्पादन वाले बहुत सारे शहर इसलिए पिछड़ने लगे क्योंकि वहाँ जो चीज़ें बनती थी उनकी मांग घट गई। अब कई शहरों में किसी खास चीज़ का उत्पादन हो रहा था केवल, तो वो पिछड़ने लगे। क्यों पिछड़ने लगे? क्योंकि उन शहरों में जो वस्तुएं बन रही थी उनकी डिमांड है वो कम हो गई थी। जब व्यापार नए इलाकों में केंद्रित होने लगा, अब ईस्ट इंडिया कंपनी उसने तीन मुख्य शहर बना लिए अपने लिए, तो वहाँ पर जो है नए इलाकों में व्यापार केंद्रित होने लग गया, तो पुराने व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह जो पहली वाली स्थिति में नहीं रहे। ये तो स्वाभाविक सी बात है कि किसी नए शहर का विकास होगा
तो वहाँ पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, लोग उधर की तरफ ज़्यादा जाएंगे और पुराने शहर है वो उनसे धीरे धीरे पिछड़ते जाएंगे। इसी प्रकार जब अंग्रेजों ने स्थानीय राजाओं को हरा दिया और शासन के नए केंद्र पैदा हुए तो क्षेत्रीय सत्ता के पुराने केंद्र भी ढह गए। अंग्रेजों ने जो स्थानीय राजा थे उनको हरा दिया, शासन के नए केंद्र बना लिए उन्होंने, तो जो लोकल राजा थे जिनके पास सत्ता थी उनके पुराने केंद्र धीरे धीरे कमज़ोर हो गए। इस प्रक्रिया को अक्सर विशहरीकरण कहा जाता है। मछलीपट्टनम, सूरत और श्रीरंगपट्टनम जैसे शहरों का 19वीं सदी में काफ़ी ज़्यादा विशहरीकरण हुआ। विशहरीकरण यानी उस शहर का धीरे धीरे विनाश हो रहा है, लोग वहाँ उस शहर को छोड़ रहे हैं, वो शहर है वो पिछड़ता जा रहा है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में केवल 11% लोग शहरों में रहते थे। जब 20वीं शताब्दी शुरू हुई उस समय शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या केवल 11% थी। इसी प्रकार से ऐतिहासिक शहर दिल्ली 19वीं सदी में एक धूल भरा छोटा सा कस्बा बनकर रह गया था। अब दिल्ली जो अपनी शाही राजधानी है वो धूल भरा एक छोटा सा कस्बा बनकर रह गया, परंतु 1912 में ब्रिटिश भारत की राजधानी बनने के बाद इसमें दोबारा जान आ गई। पहले उन्होंने 3 प्रेसिडेंसी शहर बनाए, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया अंग्रेजों ने, तो उस समय दिल्ली क्या है, उस समय भारत की राजधानी थी पहले मुगलों के काल में, लेकिन बाद में ये अंग्रेज आए तो उन्होंने अपने नए प्रेसिडेंसी शहर बना दिए, तो दिल्ली क्या है धूल भरा छोटा सा कस्बा बनकर रह गया। लेकिन जैसे ही 1912 में ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली को राजधानी घोषित किया तो उसके बाद दिल्ली में दोबारा जान आ गई। अब देखो दिल्ली की कहानी को देखकर समझे कि औपनिवेशिक शासन के दौरान यहाँ क्या चल रहा था। अब देखेंगे औपनिवेशिक शासन के दौरान दिल्ली में क्या चल रहा होगा। नई दिल्ली से पहले और कितनी दिल्लियाँ थी, अब जो दिल्ली बनी उससे पहले कितनी और दिल्लियाँ थी, देखते हैं अपने। आप दिल्ली को आधुनिक भारत की राजधानी के रूप में देखते रहेंगे, आपने तो यही पढ़ा हुआ दिल्ली भारत की राजधानी है, शुरू से यही पढ़ रहे हो आप। तो क्या आपको मालूम है कि यह शहर 1000 साल से भी ज़्यादा समय तक राजधानी रह चुका है, 1000 साल से भी ज़्यादा रहा है, भारत की राजधानी है। इस दौरान इसमें छोटे मोटे अंतराल भी आते रहे हैं। यमुना नदी के बाएं किनारे पर लगभग 60 वर्ग मील के छोटे से क्षेत्रफल में कम से कम 14 राजधानियाँ अलग अलग समय पर बसाई गई थी। आधुनिक जो नगर है राज्य दिल्ली में घूमने पर इन सारी राजधानियों का अवशेष देखे जा सकते हैं। यानी दिल्ली जो अपनी राजधानी उसमें देखेंगे तो जितनी भी राजधानियाँ बनी थी उस समय 14 राजधानियाँ, उनके अवशेष आज भी अपने को दिखाई दे जाएंगे। इनमें 12वीं से 17वीं शताब्दी के बीच बसाए गए राजधानी शहर सबसे महत्वपूर्ण थे। अब इसमें कुछ मुख्य शब्द है, जैसे शहरीकरण। शहरीकरण क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अधिक से अधिक लोग शहरों और कस्बों में जाकर रहने लगते हैं। यानी वो रोजगार की तलाश में गाँव को छोड़ेंगे और शहरों में जाकर वहाँ बसने लगेंगे। शहरों में जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी तो उसको बोलते हैं शहरीकरण। ठीक है। दरगाह सूफी संत का मकबरा, सूफी संत है जो मोहम्मदन के, उनकी जो मकबरा होता है जहाँ पर उनकी कब्र होती है उसको बोलते हैं दरगाह। खानका क्या होता है, यात्रियों के लिए विश्राम घर और ऐसा स्थान जहाँ लोग आध्यात्मिक मामलों पर चर्चा करते हैं, संतों का आशीर्वाद लेते हैं या नृत्य संगीत कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं, वो होता है खानका है। ईदगाह क्या होती है, मुसलमानों का एक खुला प्रार्थना स्थल है जहाँ सार्वजनिक प्रार्थना और त्यौहार होते हैं। जब बड़े त्यौहार होते हैं मुसलमानों के तो वो वहाँ पर एक साथ अपनी जो प्रार्थना सभा है उसका आयोजन करते हैं, उसको बोलते हैं ईदगाह। कुलदेश शेख क्या होता है, ऐसा रास्ता जो एक जगह जाकर बंद हो जाता है। कुलदेश शेख यानी ऐसा रास्ता जो चल रहा है लेकिन अगर आगे जाकर वो बंद हो जाएगा, कुलदेश शेख बोलते हैं उसको। अब देखो दिल्ली के बारे में, इन सारी राजधानियों में सबसे शानदार राजधानी शाहजहाँ ने बसाई थी। दिल्ली में जितनी राजधानी बसाई गई 14, उनमें सबसे जो शानदार राजधानी थी वो किसने बताई थी, शाहजहाँ ने बसाई थी। शाहजहानाबाद की स्थापना 1639 में शुरू हुई थी। अब शाहजहाँ ने जो राजधानी बसाई उसका नाम था शाहजहानाबाद। इसके भीतर एक किला महल और बगल में सटा शहर था। इसके अंदर था एक किला महल और उसके साथ में एक सटा शहर था। लाल पत्थर से बने लाल किले में महल परिसर बनाया गया था। इसके पश्चिम की ओर 14 दरवाज़ों वाला पुराना शहर था। चांदनी चौक फैज बाजार की मुख्य सड़कें इतनी चौड़ी थी कि वहाँ से शाही यात्राएं आसानी से निकल जाती थी।
चांदनी चौक के बीचों बीच नहर भी थी। ठीक है। घने मोहल्लों और दर्जनों बाजारों से घिरी जामा मस्जिद भारत की सबसे विशाल और भव्य मस्जिदों में से एक थी। उस समय पूरे शहर में इस मस्जिद से ऊंचा कोई स्थान नहीं था। यानी शाहजहां ने जो राजधानी बसाई थी भारत की, शाहजहानाबाद दिल्ली में ही है वो, तो उसमें ये विशेषताएं थी। शाहजहां के समय सूफी संस्कृति का भी एक अहम केंद्र हुआ करती थी। शाहजहां के समय दिल्ली एक सूफी संस्कृति का केंद्र था। यहाँ पर कई दरगाह, आपने पढ़ लिया दरगाह क्या होती है, खानका पढ़ लिया, ईदगाह क्या होती है, बड़े बड़े चौराहों, टेढ़ी मेढ़ी गलियों, खामोश कुलदे शेख और जलधाराओं पर दिल्ली वालों को नाज था, यानी घमंड था दिल्ली वालों को, इतनी ज़बरदस्त राजधानी थी। शायद इसीलिए मीर तकी मीर ने कहा था कि दिल्ली की सड़कें महज सड़कें नहीं हैं, वे तो किसी चित्रकार की एल्बम के पन्ने हैं। मीर द तकी मीर, ये एक लेखक था, उसने कहा था कि दिल्ली की सड़कें जो महज सड़कें नहीं हैं, वो तो किसी चित्रकार की एल्बम के पन्ने हैं। इतनी साफ इसकी सड़कें थी, बड़ी चौड़ी लंबी सड़कें। लेकिन यह भी आदर्श शहर नहीं था। देखा जाए तो यह भी एक आदर्श शहर नहीं था। इसके जो है ऐशो आराम भी सिर्फ कुछ लोगों के हिस्से में आते थे। अब दिल्ली शहर के जो ऐशो आराम है वो सभी को प्राप्त नहीं थे, वो कुछ ही लोगों के हिस्से में आते थे। अमीर और गरीब के बीच फासला बहुत गहरा था। अमीर बहुत अमीर थे, गरीब बहुत गरीब थे। हवेलियों के बीच गरीबों के असंख्य कच्चे मकान होते थे। दिल्ली में बड़ी बड़ी हवेलियाँ थी, उन हवेलियों के बीच में झुग्गी झोंपड़ियाँ, छोटे छोटे मकान भी थे। शायरी और नृत्य संगीत की रंग बिरंगी दुनिया आमतौर पर सिर्फ मर्दों के मनोरंजन का साधन थी। यानी औरतों की यहाँ पर उतनी ज़्यादा कदर नहीं थी। त्योहारों और जुलूसों में जब तब टकराव भी फूटते थे, सो अलग। जब भी कोई त्यौहार आता, जल से निकलते, जुलूस निकलते, तो समाज में आपस में टकराव भी होता रहता था। ये अलग बात थी। फिर है दिल्ली का निर्माण। अब दिल्ली का निर्माण कब हुआ? 1803 में अंग्रेजों ने मराठों को हराकर दिल्ली पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। अंग्रेजों ने दिल्ली पर कंट्रोल कब किया? 1803 में मराठों को हरा के। क्योंकि ब्रिटिश भारत की राजधानी क्या थी? कलकत्ता। अब जब ब्रिटिश भारत में आए तो उन्होंने अपनी पहले राजधानी बनाई थी कलकत्ता को। 3 प्रेसिडेंसी शहर थे, उनमें से कलकत्ता को उन्होंने अपनी राजधानी बना ली। इसलिए मुगल बादशाह को लाल किले के महल में रहने की छूट मिली हुई थी। तो मुगल बादशाह थे, वो लाल किले में रहते थे। आज हमारे सामने जो आधुनिक शहर दिखाई देता है, यह 1911 में तब बनना शुरू हुआ जब दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गई थी। यानी 1911 में जब दिल्ली भारत की राजधानी बनी, उसके बाद में आधुनिक शहर इसका निर्माण हुआ था। एक अतीत का ध्वंस। 1857 से पहले दिल्ली के हालात दूसरे औपनिवेशिक शहरों से काफ़ी अलग थे। ठीक है, 1857 की जब क्रांति हुई उस समय दिल्ली के हालात है जो दूसरे औपनिवेशिक शहर थे, दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता, इनसे इसके हालात अलग थे। क्योंकि भारतीय और अंग्रेज़ों की बस्तियां अलग अलग होती थी। भारतीय लोग काले इलाकों में और अंग्रेज़ लोग सुसज्जित गोरे इलाकों में रहते थे। दिल्ली में ऐसा नहीं था। जो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी शहर बने थे 3, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता, वहाँ पर काले लोग काली बस्तियों में, गोरे लोग सुसज्जित गोरी बस्तियाँ उनमें रहते थे। दिल्ली में ऐसा नहीं था। खास तौर से 19वीं सदी के पूर्वार्ध में दिल्ली के अंग्रेज भी पुराना शहर के भीतर अमीर हिंदुस्तानियों के साथ ही रहा करते थे। अब दिल्ली में अलग था भी, वहाँ पर जो ब्रिटिश लोग थे, गोरे लोग थे, वो अमीर हिंदुस्तानियों उन्हीं साथ ये रहते थे। वे भी उर्दू, फारसी, संस्कृति व शायरी का मजा लेते थे और स्थानीय त्योहारों में हिस्सेदारी भी करते थे। फिर 2824 में दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई, जिसकी शुरुआत 18वीं सदी में मदरसे के रूप में हुई थी। दिल्ली कॉलेज बनने से पहले ये क्या था? एक मदरसा था। 1824 में इसकी स्थापना हुई। इस संस्था ने विज्ञान और मानव शास्त्र के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात कर दिया। यहाँ मुख्य रूप से उर्दू भाषा में काम होता था। अब देखो, दिल्ली कॉलेज है, मुसलमानों ने बनाया था, तो ये यहाँ पर उर्दू भाषा में ही काम होता था। बहुत सारे लोग 1830 से 1857 की अवधि को दिल्ली पुनर्जागरण का काल बताते हैं। बहुत सारे लोगों को मानना है कि 1830 से 1857 का जो समय था दिल्ली का, वो पुनर्जागरण का था। यानी दिल्ली शहर है वो पुनः जीवित हो रहा था।
1857 के बाद सब कुछ बदल गया। उस साल हुए विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने दिल्ली का जो बादशाह था बहादुर शाह जफर, उसको विद्रोह का नेतृत्व संभालने के लिए मजबूर कर दिया। 4 महीने तक दिल्ली विद्रोहियों के नियंत्रण में रही। लेकिन जब अंग्रेजों ने शहर पर दोबारा नियंत्रण हासिल किया तो वे बदले और लूटपाट की मुहिम पर निकल पड़े। जब विद्रोही हार गए, अंग्रेज जीत गए, तो अंग्रेजों ने बदले और लूटपाट है उसकी नीयत से निकले बाहर। प्रसिद्ध शायर गालिब उदास मन से इन घटनाओं को देख रहे थे। 1857 में दिल्ली की तबाही को उन्होंने इन शब्दों में व्यक्त किया। जब गुस्साए शेर यानी अंग्रेज शहर में दाखिल हुए तो उन्होंने बेसहारों को मारा, घर जला डाले। न जाने कितने औरत मर्द आम और खास 3 दरवाजों से दिल्ली से भाग खड़े हुए और उन्होंने छोटे छोटे समुदायों तथा शहर के बाहर मकबरों में पनाह ली। अगली बगावत को रोकने के लिए अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को देश से निकाल दिया। 1857 की क्रांति उसका दमन हो गया। बहादुर शाह जफर को देश से बाहर भेज दिया गया। अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा, वर्तमान में म्यांमार जो कंट्री है, उसमें भेज दिया और उनका दरबार था वो बंद कर दिया गया। उनके कई महल गिरा दिए गए, उनके जो बाग थे उनको बंद कर दिया गया। उनकी जगह अपने सैनिकों के लिए बैरकें बना दी। अंग्रेज दिल्ली के मुगल अतीत को पूरी तरह भुला देना चाहते थे। मुगलों की जितनी भी यादें थी वो उनको पूरी तरह से मिटा देना चाहते थे। किले के इर्द गिर्द का सारा इलाका साफ कर दिया गया। किले के आसपास वाला इलाका है उसको साफ कर दिया गया। वहाँ के बाग, मैदान और मस्जिदें सभी नष्ट कर दी गई। उन्होंने मंदिरों को नहीं तोड़ा, केवल मस्जिदों को तोड़ा। अंग्रेज आसपास के इलाकों को सुरक्षित करना चाहते थे, खास तौर से मस्जिदों को या तो नष्ट कर दिया गया या उन्हें अन्य कामों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। मिसाल के तौर पर जिन्नत अल मस्जिद को एक बेकरी में तब्दील कर दिया गया। जामा मस्जिद में 5 साल तक किसी को नमाज की इजाज़त नहीं मिली। शहर का 1/3 हिस्सा ढहा दिया गया। नहरों को पाटकर समतल कर दिया गया, या जो नहरें थी उनमें मिट्टी भर करके उनको पूरी तरह से समतल कर दिया गया। रेलवे की स्थापना करने और शहर को 4 दीवारी के बाहर फैलाने के लिए 1870 के दशक में शाहजहानाबाद की पश्चिमी दीवार को तोड़ दिया गया। दिल्ली शहर है वो चारों ओर से दीवारों से घिरा हुआ था, उसमें 3 दरवाजे थे। लेकिन 1870 के दशक में शाहजहानाबाद की पश्चिमी दीवार को तोड़ दिया गया। अब अंग्रेज उत्तर की तरफ विकसित हुए और विशाल सिविल लाइन्स इलाके में रहने लगे। अब वे पुराने शहर में भारतीयों के साथ नहीं रहते थे। पहले वो भारतीयों के साथ रहते थे, लेकिन अब वो उत्तर में निकल आए और सिविल लाइन्स इलाकों में रहने लगे। दिल्ली कॉलेज को एक स्कूल बना दिया गया और 1877 में उसे बंद कर दिया गया। आज अपने यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक